गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको बहुत बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई भाई सभी की। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बता देंगे। फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम जो है शुरू किया जाएगा। मोहम्मद तबरेज आलम करें, गुड मॉर्निंग सर, आप बहुत याद आएंगे, हर रोज अब लाइव नहीं मिलेंगे। आज तो सेकंड लास्ट क्लास है, कल लास्ट क्लास होगी। हाँ, कल एप्लीकेशन पे लास्ट क्लास होगी, बाकी तो हम लोग यूट्यूब वगैरह पे, टेलीग्राम वगैरह पे जुड़े रहेंगे ही। तो ऐसा नहीं है कि संबंध समाप्त हो जाएंगे। शुभम कुमार, रामपाल, सुजाता कुमारी, जतिन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप कि क्लास को बढ़िया से चल रही है। तो हम शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो लास्ट क्लास में जाते समय मैंने बेटा एक बात बताई थी मैंने आपको कि ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है। तो मैंने बताया था कि ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से इसलिए पकता है क्योंकि वहां पानी 100 डिग्री तक पहुंच ही नहीं पाता, 100 से पहले ही उबलना शुरू कर देता है। जैसे वहां पानी मान लो उबलना शुरू कर दिया 90 डिग्री सेल्सियस पे ही। अब प्लेन एरिया में पानी उबल रहा है 100 पर, पहाड़ों पर उबल रहा है 90 डिग्री पे ही। और एक बार पानी उबलना शुरू कर दे फिर तो उसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। तो एक आलू या जो दाल है वो 100 डिग्री के पानी में पड़ी है, प्लेन एरिया में जल्दी गल जाएगी, और पहाड़ों पर देर में इसलिए गलेगी क्योंकि वहां पे टेम्परेचर जो है पानी का वो 85, 90 या 92, 100 से नीचे है, तो इसलिए वहां टाइम अधिक लगता है ना। ऐसी हमने बातें की थी। कमलेश करें हम रिकॉर्डिंग वीडियो देखते हैं। ओके, बहुत बच्चे तो खैर रिकॉर्डिंग ही देखते हैं। लाइव कंटिन्यू करना जो है बहुत आसान नहीं है सभी के लिए। खैर कोई नहीं, आप सिलेबस कंप्लीट करो चाहे कैसे भी करो। आज मैडम बात करेंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है। जो खाना है सब्जी एक खुले बर्तन में बनेगा, आधे घंटे में वही दाल गल जाएगी प्रेशर कुकर में 12-15 मिनट में। तो प्रेशर कुकर में टाइम कम क्यों लगता है वो देखते हैं। देखो बेटा, खुला बर्तन लिया हमने, यहां पे ले रहा हूं मैं एक प्रेशर कुकर, ठीक है। ठीक, अब देखो प्रेशर कुकर में और खुले बर्तन में बेटा ध्यान समझना, ये हमारे पास में मान लो कि एक भिगोना है, पतीला है, ठीक, इसमें पानी है और इस प्रेशर कुकर में भी पानी है। एक आलू दाल इसमें डाल रखा आपने, कुछ और इसमें डाला हुआ है। अब हमें बड़े ध्यान समझना बात को कि अब आपने इन दोनों बर्तन को चूल्हे पर रख दिया अलग अलग। तो आप सभी को बता भाई, अगर मान लो कि अगर ये प्लेन एरिया में हम सी लेवल पे है तो नॉर्मली जो पानी उबलता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का जो क्वथनांक है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें प्रेशर कुकर की, अब यहाँ बड़े ध्यान के साथ समझना सभी। यहाँ पे पानी गर्म होगा, प्रेशर कुकर में ढक्कन लगा होता है, रबड़ वबड़ लगी होती है। जब प्रेशर कुकर बेटा पानी गर्म होगा तो इसकी जो भाप निकलेंगी, जो वेपर निकलेंगी, वो वेपर प्रेशर कुकर के अंदर ही इकट्ठी होती रहेंगी। यानी प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर, बहुत ज्यादा वाष्प दाब हो जाता है। अब याद करो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ऊंचे पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्यों उबलता है। क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर जब हम प्लेन एरिया से सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। तो जहां प्रेशर की वैल्यू कम होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर होगा, वहां पानी 100 डिग्री से नीचे उबलेगा। तो प्रेशर कुकर में तो प्रेशर ज्यादा हो चुका है, तो अगर प्रेशर के घटने से ऊंचे पहाड़ों पर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू घटी थी तो प्रेशर कुकर में बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर होने से, बहुत ज्यादा वाष्प दाब होने से, तो प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी प्रेशर कुकर में जो होगा वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पे उबलेगा। तो प्रेशर कुकर में होता क्या है, वाटर बॉइल्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल 120। अब समझने की कोशिश करना, अब आपको क्लियरिटी आएगी। देखो बेटा, एक बर्तन में, खुले बर्तन में पानी रखा आपने, उसे गर्म कर रहे हैं। ये पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, 40 से पहुंचा गुनगुना, 60 पे तेज गर्म, 70 पे और तेज गर्म, 90 पे बहुत तेज गर्म, 95 पे और गर्म, 100 पे जाके उबलने लग गया। तो अगर एक बार ये पानी उबलना शुरू कर दे, अब तो इसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। अब यानी कि जो खुले बर्तन में जो पानी उबल रहा है,
इस पतीले में जो पानी उबल रहा है वो 100 डिग्री पर उबल रहा है। अब यहाँ आ जाओ, आपने प्रेशर कुकर में पानी रखा तो यहाँ पे क्या हुआ कि पानी गर्म हो रहा है, जो भाप भाप निकल रही है अंदर इकट्ठी होती आ रही है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर अंदर बन गया है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पानी 100 से ना उबलकर 100 से अधिक पे उबलेगा। यानी यहाँ पे होगा क्या, पानी गर्म हुआ 40 पे, 70 पे तेज गर्म, 80 पे और गर्म, 90 पे और गर्म, 100 पे और गर्म, लेकिन यहाँ पानी उबला ही नहीं। 105 तक पहुंच गया, अभी उबला ही नहीं। 110 तक पहुंच गया, उबला ही नहीं। 115 तक पहुंच गया, उबला ही नहीं। मान लो 120 पे आके उबल रहा है, तो यानी यहाँ पे जो पानी उबल रहा है उस उबलते पानी का तापमान 120 है, और यहाँ पानी जो उबल रहा है उसका तापमान 100 है। एक आलू पड़ा है 100 में, एक पड़ा है 120 में, तो आलू जल्दी कहाँ गल जाएगा, आलू जल्दी गल जाएगा 120 वाले में। तो ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पका था, क्योंकि वहां पानी 100 तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, 100 से पहले उबलने लग गया था। लेकिन प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जा रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जा रहा है क्योंकि वहां पर प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की वैल्यू बढ़ गई है। तो प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की वैल्यू बढ़ गई, तो पानी 100 से अधिक पे जाके उबल रहा है। यानी अगर आप चाहो तो जब बचपन से रट्टा मार रहे हैं कि पानी 100 पर उबलता है, 100 पर उबलता है, तो मैंने आपको बताया भी था पहले कि आप पानी को 100 डिग्री से नीचे भी उबाल सकते हैं, 100 से ऊपर भी उबाल सकते हैं। ये सारा गेम डिपेंड करता है कि पानी 100 पर तभी उबलेगा जब प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। उससे ज्यादा का प्रेशर बना दिया आपने जैसे प्रेशर कुकर में तो पानी 100 से अधिक पे उबलेगा, और उससे कम का प्रेशर कर दिया जैसे पहाड़ों पर तो पानी 100 से नीचे ही उबल जाएगा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो वहां पे आप टिक लगाएंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि वहां वाष्प दाब के बढ़ने से, वहां पर वेपर प्रेशर के बढ़ने से क्वथनांक की वैल्यू बढ़ जाती है, और वहां पानी 100 डिग्री से अधिक पर उबल रहा होता है। क्या पे लिखेंगे हम, प्रेशर कुकर में खाना, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि वहां वाष्प दाब के बढ़ने से, क्योंकि वहां वाष्प दाब के बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, क्योंकि वहां वाष्प दाब के बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर उबलने लगता है, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर उबलने लगता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि वहां वाष्प दाब के बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां वेपर प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और पानी क्या उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर। इसी क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूं पीडीएफ की फॉर्म में भी। और इंग्लिश वाले बच्चे इसकी लैंग्वेज भी उतार लेंगे वहां से। हाई एल्टीट्यूड रीजन वाला तो आपको करा दिया था। प्रेशर कुकर वाला कौन से में है भाई, शायद 5 में है ये। एक क्वेश्चन करेंगे, ये करना, ये करो। इसने कहा है फूड इन प्रेशर कुकर इज कुक्ड फास्टर एज, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है जैसे, क्या वजह है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। पहले लिखा इसने कि द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, तो बेटा पहले ऑप्शन सही है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे यहां से एक लाइन उतार लेंगे, फूड इन प्रेशर कुकर कुक्ड फास्टर एज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की वैल्यू बढ़ जाती है,
इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो ध्यान रखना कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पका, क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ गई है। पानी वहां 100 पर नहीं उबलता, 100 105 पे भी नहीं उबल रहा है, 110 पे, 115 पे, 118 20 पे जाके उबल रहा है। और ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है, क्योंकि वहां पानी 100 से नीचे ही उबलने लग जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, आप एक काम और करके भी देखो। एक अगर आपसे कोई पेपर में पूछ ले कि क्या किसी लिक्विड, किसी तरल का बॉइलिंग पॉइंट का उत्थानांक फिक्स होता है, किसी पानी का 100 पे ही उबलेगा पानी, अल्कोहल 78 पे उबलेगा, मरकरी 357 पर ही उबलेगा, आप कहोगे नहीं, ये कोई फिक्स नहीं है। कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट को हम प्रेशर कम या ज्यादा करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे जाकर कम तापमान पे उबाल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर करके ज्यादा पे भी उबाल सकते हैं। तो प्रेशर कम ज्यादा करके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बदल सकते हैं। ऐसे एक तरीका और है हमारे पास। भाई मान लो कि मैं यहाँ पे प्लेन एरिया में हूं, अब मेरे पास, मैं पहाड़ों पे नहीं जा सकता कि पानी को 100 से नीचे उबाल लें, या मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है कि मैं पानी को 100 डिग्री से अधिक पे उबाल लूं। मेरे पास तो एक खुला मान लो कि बर्तन है। अब क्या करें, तो एक तरीका और होता है बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने का, कि आप जैसे पानी है आपके पास में, और इस पानी के अंदर आप कुछ इम्प्यूरिटी ऐड कर लो, कुछ अशुद्धि। जैसे पानी के अंदर आप थोड़ा सा नमक मिला दो, सॉल्ट ऐड कर दो। बट अगर आप पानी में नमक मिलाओगे, देखो होगा क्या। अगर बिल्कुल सादा पानी है तो सादा पानी गर्म होते 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 100 डिग्री पहुंचेगा और उबलने लग जाएगा। लेकिन पानी में अगर आप नमक मिला दोगे तो नमकीन पानी 100 पर नहीं उबलेगा, वो पानी होगा 105 या 108 पे जाके उबलेगा। तो अगर पानी में अगर हम नमक मिला दें तो नमक के मिलने से पानी के अंदर, जब पानी में नमक मिल जाता है, कोई अशुद्धि आप ऐड कर देते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती है। इसलिए कई बार कुछ लोग जैसे अंडे वंडे उबालते समय पानी में एक चुटकी नमक मिला देते हैं। मान लो सादा पानी जो है वो 100 पर के आसपास उबलेगा, तो वो अंडे उतने बड़े उसमें नहीं उबल पा रहे, तो हल्का सा नमक मिला दोगे तो वही पानी 104 या 105 पे उबल रहा होगा, थोड़ा नमक मिला देने से। तो वो ज्यादा बढ़िया टेम्परेचर रहता है अंडों के उबलने के लिए। तो पानी में कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चुटकी, कई बार ऐसे आलू आ जाते हैं मार्केट में कि वो नहीं गलते, तो उन्हें भी उबालते समय हल्का सा नमक मिला दिया जाता है। ठीक है। तो पानी में नमक मिलाकर भी आप पानी का क्वथनांक, पानी के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज। ठीक है। तो पानी और नमक मिला देंगे तो ऐसा जो पानी होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पे जाके उबलेगा। तो अगर सादा पानी 100 पर उबलता है तो नमकीन पानी 100 से अधिक पर जाके उबलेगा। ऐसे ही अगर आप पानी के अंदर जब बटर नमक ऐड कर देते हैं तो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता, पानी के हिमांक को घटा देगा। ये पानी के हिमांक को घटाने का मतलब ये है बेटा, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस तापमान से नीचे कोई चीज जमे। तो आपको पता है कि पानी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 से नीचे पानी बर्फ बन जाता है। लेकिन अगर आपने पानी में नमक मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अब ऐसा पानी 0 से नीचे नहीं जमेगा, हो सकता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच गया -3 डिग्री, कि वो -3 से नीचे आके जमे, यानी कि -1 पे भी नहीं जम रहा, -2 पे भी नहीं जम रहा, यानी पानी का जमना मुश्किल हो जाता है अगर उसमें पानी में नमक मिला दिया जाए। तो पानी में नमक मिला देंगे तो पानी 100 पर नहीं उबलेगा, 100 से अधिक पे उबलेगा। और पानी में नमक मिला देंगे तो पानी का जमने का भी 0 से नीचे नहीं, अब माइनस हो सकता है कि 2 से नीचे जमे या -3 से नीचे आके जमे, वो कितना नमक मिलाया उस पर डिपेंड करेगा। तो सादा पानी तो जल्दी जम जाएगा 0 डिग्री पे ही, लेकिन जो नमकीन पानी होगा वो हो सकता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट -4 हो चुका हो। तो तापमान जब -1 पहुंचेगा फ्रिज, तब भी नहीं जम रहा, -2 पे भी नहीं जम रहा, -3 पे भी नहीं जम रहा, वो -4 से नीचे आके जम रहा है। तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, वो घट जाता है। तो पानी में नमक मिला देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। ऐसे अगर आप आइस में नमक ऐड कर दें तो आइस होता बर्फ, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो गलनांक है वो घट जाता है। देखो गलनांक में और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होते हैं जनरली लिक्विड के, पर इनमें हल्का सा फर्क होता है। जब मैं कह रहा हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि वो टेम्परेचर जिससे नीचे कोई भी लिक्विड जमना शुरू कर दे। जैसे 0 से नीचे पानी जमेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर से ऊपर गलना शुरू कर दे। तो बर्फ किससे ऊपर गलना शुरू करता है, 0 से ऊपर, यानी पानी 0 से नीचे जमता है और बर्फ 0 से ऊपर गलने लगता है। अब आपने क्या किया, बर्फ में आपने नमक मिला दिया, तो अब वो जो बर्फ है वो 0 से ऊपर नहीं गलेगा।
अब आपने बर्फ में नमक मिला दिया, तो ऐसा बर्फ जो है 0 से ऊपर नहीं गलेगा। हो सकता है कि ऐसा बर्फ -3 से ऊपर ही गल जाए, यानी टेम्परेचर अभी सॉरी, ऐसा बर्फ 0 से ऊपर नहीं गलेगा। 0 से ऊपर हो सकता है कि उसमें आपने बर्फ में आपने क्या कर दिया, नमक मिला दिया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो घट गया। अब ऐसा बर्फ 0 से ऊपर नहीं गलेगा, -3 से ऊपर ही गल जाएगा, यानी कि टेम्परेचर -2 है तो भी बर्फ गल जा रहा है, जबकि -2 पे तो भाई बर्फ रहना चाहिए वो, तो -1 पे भी गल जा रहा है। तो यानी अगर हम पानी में नमक मिला दें, तो नमक मिलाने से पानी का जमना तो मुश्किल हो जाता है। ऐसा पानी 0 से नीचे नहीं जमेगा, -3 से नीचे आके जमेगा, तो जमना मुश्किल हो गया। लेकिन बर्फ का गलना आसान हो जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी घट गया। अब वो 0 से ऊपर नहीं गलेगा, माइनस हो सकता है कि -4 से ऊपर ही गल जाए, यानी कि -3 -2 पर ही गल जाए। तो इसलिए जो बहुत ही कोल्ड कंट्री होती हैं, उनमें कई बार जब सड़क पे ना, जैसे जब वहां पे तो बर्फ सी की एक लेयर बन जाती है सड़क के ऊपर, तो उससे आपके जो बर्फ के ऊपर गाड़ी के टायर स्लिप कर सकते हैं, तो उसके ऊपर वो नमक डाल देते हैं, ताकि वो इजीली जो है, जब बर्फ में नमक मिलाते हैं तो बर्फ का गलना आसान हो जाता है। तो ऐसा बर्फ को गलने के लिए 0 से ऊपर का तापमान नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नमक मिला दोगे, हो सकता है कि ऐसा बर्फ -5 से ऊपर ही गल जाए। तो जब बर्फ गल के पानी बन जाएगा, तो वो लेयर नहीं रहेगी बर्फ की, जिसपे फिर टायर आपके फिसलेंगे नहीं। तो पानी में नमक मिलाने से पानी का जमना मुश्किल होता है, लेकिन बर्फ का गलना आसान होता है। तो लिखेंगे पानी में, ऐसे लिख लो, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों मिक्स करके, वाटर में साल्ट ऐड करने से, वाटर में साल्ट ऐड करने से इसका फ्रीज होना मुश्किल मुश्किल वाटर में साल्ट ऐड करने से इसका फ्रीज होना मुश्किल, जबकि जबकि आइस का मेल्ट होना आसान हो जाता है। तो पानी में अगर आप नमक साल्ट ऐड कर देंगे, तो पानी जल्दी से फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि जो पानी 0 से नीचे फ्रीज होना था, अब वो -4 से नीचे जाके फ्रीज होगा, या -3 से नीचे जाके फ्रीज होगा, जमना मुश्किल हो गया। लेकिन मेल्टिंग क्या होता है, जिस तापमान से ऊपर कोई चीज गले, तो पहले बर्फ 0 से ऊपर गल रहा था, अब हो सकता है कि -4 से ऊपर ही गल जाए, -3 पर भी गल जाए। तो आइस में अगर हम ऐड कर देंगे साल्ट, तो उसका पिघलना आसान हो जाएगा, लेकिन पानी में नमक मिला देंगे तो उसका जमना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इन पॉइंट के आधार पर आप एक क्वेश्चन करेंगे, ढंग से ऑप्शन देखना सारे हैं, तो जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये करना, शुभम, इंदु, सुजाता, मनीष, रोहित, मनीषा, रोहित, सोनू, करो ये। रोहित, रामपाल, मनीषा, जतिन, कुछ आंसर दो भाई सभी। इसने कहा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद, बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज करता है किसके साथ में, एक लिखा कि प्रेशर इंक्रीज करने से, बात तो बिल्कुल ठीक है, प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे प्रेशर कुकर में। लेकिन अब अगला ऑप्शन भी देखना, इसने लिखा कि एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी, है ना, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी, एक सेकंड,
एक सेकंड रुको बेटा, मैंने ना ये बैटरी खत्म हो सकती है। इसमें लिखा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद द, एक तरल के क्वथनांक में किसके साथ वृद्धि होती है? तो मैंने कहा कि एक तरल के क्वथनांक में वृद्धि होती है, एक तो प्रेशर इंक्रीज कर देने से ये, और एक एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, अशुद्धियों के मिलाने से। तो दो चीजों के ऐड करने से। तो आंसर होगा हमारा इसका सी ऑप्शन। तो कई बार हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं और पहला देख के हमें लगता है यार प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है एग्जाम में, और बाकी ऑप्शन हम देखते ही नहीं है। तो बाकी देख लो, ऐसा ऑप्शन तो नहीं कि सभी, ऑल, ए बी, बोथ, इस टाइप के ऑप्शन ना मिल जाएं। तो उसका थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना है इन चीजों को ना। चलो, अब हम यहां पे आएंगे। अब बेटा हम यहां पे लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। हालांकि आप केमिस्ट्री में भी शायद आपने पढ़ा होगा ये आइडियल गैस इक्वेशन, पर हम भी क्लास में थोड़ा डिस्कस करना है इसके बारे में। आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है। तो आइडियल गैस, बेटा एक तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी गैस, एक आइडियल गैस, एक परफेक्ट गैस की तरह का बिहेव करती है बहुत ही हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। कि बहुत हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे उस गैस के जो एटम है वो दूर दूर हो जाएंगे, सारे के सारे, है ना, दूर दूर। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और इसका जो इक्वेशन होती है पीवी इजगल टू एन आर टी, पीवी इजगल टू एन आर टी। ठीक है, पीवी इजगल टू एन आर टी। तो यहां पे इन सब के मतलब समझते हम क्या है। पी का मतलब है बेटा प्रेशर, दाब, दाब। और प्रेशर किस में नापते हैं, इसकी ऐसा यूनिट आपको पता है, पास्कल में, पास्कल। ठीक। वी क्या यहां पे वॉल्यूम, आयतन। इसे हम नापते हैं मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब। ठीक है, सिंबल लिख लेता हूं मैं। एक बेटा यहां पे है आर, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। ठीक है। अच्छा, इसकी जो बेटा वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, ये होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू होती है 8.314, 8.314 जूल पर मोल केल्विन के बराबर। ठीक है। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, इसका मात्रक भी याद रखना और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है, दोनों चीज याद रखनी है इसमें। टी का मतलब बेटा यहाँ पे टेम्परेचर, तापमान, और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। ठीक है। तो पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर केल्विन में, और एन है नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। ठीक है। तो ये हमारे पास में पीवी इजकल टू एनआरटी से ये कुछ बातें हमें पता चली। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं आप सभी को पता है कि अगर मेरे पास में 1 मोल गैस है तो मुझे इसका मतलब है कि मेरे पास उस गैस के
6.023 गुणा 10⁻23 एटम्स परमाणु हैं। ये इतने मोलिक्यूल्स हैं। तो मेरे पास अगर 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस में परमाणु या अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 मोल गैस में परमाणु या अणु होते हैं 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु या अणु। एक बार डायरेक्ट भी आ जाता है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल गैस है तो मैंने उस गैस के कितने एटम इकट्ठे कर रखे हैं? 6.023 गुणा 10⁻23। और इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो ये जो नंबर लिखा हमने इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो ये एवोगाड्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या कहते हैं इसे हम, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बेटा ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसका हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे और कुछ यहां से हम नियम निकालेंगे। बायल्स लो, चार्ल्स लो, गे-लुसैक लो, कुछ नियमों की हम बात करेंगे, कुछ प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, इस तरह की बात करेंगे हम। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसे हम उठाते हैं। अभी हमने क्या बताया आपको इसमें, क्यों लिए बताया? मान लो कि पी का यहाँ पे प्रेशर है भाई, मान लो कि आपने कोई गैस किसी बर्तन में भर दी, तो बर्तन जितने भी लीटर का होगा उतना ही उस गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। वो गैस 3 लीटर के बर्तन में भर दी तो वॉल्यूम 3 लीटर, वही गैस 5 लीटर के बर्तन में भर दी तो 5 लीटर बन गया। तो वॉल्यूम तो पता चल गया आपको। अच्छा, लेकिन जब वो गैस आप उसमें भरोगे तो वो गैसों के जो एटम है वो टक्कर भी मारेंगे, प्रेशर भी लगाएंगे, है ना, बर्तन की दीवारों पर। तो गैसों का एक प्रेशर भी लगाती है गैसें, उनका एक वॉल्यूम भी होता है। कितनी आपने नंबर ऑफ मोल गैस भरी, 1 मोल की, 2 मोल, वो आपको पता ही है ना। एक सेकंड, तो प्रेशर, वॉल्यूम, ये अच्छा भाई बड़ा इंपॉर्टेंट एक दो कॉल आ गया है ना, और वो जो है वो लेने भी बहुत जरूरी है। तो सॉरी, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो मैंने कहा कि आपने एक बर्तन में गैसें भरी, तो उस गैस बर्तन में जो मैंने गैस भरी है तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, है ना। बर्तन में हमने गैस भर दी तो वो 3 लीटर का बर्तन है तो वॉल्यूम 3 लीटर, 5 लीटर का है तो 5 लीटर, ठीक है। उसका फिर कुछ प्रेशर भी होगा, कुछ दाब भी होगा, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है ही, और टी का मतलब क्या, टेम्परेचर। भाई गैस जो भरोगे बर्तन में, गैस कुछ तो तापमान होगा उसका, ठीक है। ओके योगेश जी, थैंक यू। अब यहाँ पे बेटा देखो, ये जो पी इक्वल टू एनआरटी है, इसका मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं, पी इक्वल टू एनआरटी का, ठीक है। तो अब यहां देखना बड़े ध्यान से सही बच्चे कि इसमें बेटा हमारे पास में कुछ केस बनेंगे। सबसे पहले आते हैं केस फर्स्ट पे। देखो,
अगर मैं काम करूं, मुझे एक चीज पता है कि भाई आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स है, तो आर को तो छेड़ना ही नहीं, तो बिल्कुल फिक्स है। जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है, ऐसे आर की वैल्यू फिक्स है 8.314, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब मैंने बर्तन में जो गैस भरी है, मान लो कि वो भी मैंने फिक्स कर ली कि 1 मोल गैस भरी है। अगर हम नंबर ऑफ मोल कि कितनी मोल गैस भर रहे हैं वो फिक्स कर लें, और आर तो फिक्स है, यानी कि एन और आर की वैल्यू तो बेटा हमेशा कांस्टेंट है ही। अब तीन चीजें बदल सकती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो मैं काम करूंगा, पहले चेक करूंगा, अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूं तो प्रेशर और वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर मैं चेक करूंगा, अगर मैं प्रेशर को फिक्स कर दूं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर दूं तो प्रेशर और इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 बाई 1 तीन केस निकालूंगा। एक बार हम टेम्परेचर फिक्स करेंगे, फिर प्रेशर फिक्स करेंगे, फिर वॉल्यूम फिक्स करेंगे। भाई एन आर तो हमेशा से फिक्स है ही। तो अगर मैं सबसे पहले केस फर्स्ट लूं, अगर हम टेम्परेचर को तापमान को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, तापमान को अगर मैं नियत कर दूं, ठीक है, तो बेटा एक तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट किया जाएगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी काम करेंगे, अगर तापमान फिक्स हो, मान लो कि आपने गैस भरी एक बर्तन में और टेम्परेचर हमने फिक्स रखा कि ना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी काम होगा उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, उसे हम कहते हैं समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम, तो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस वो समतापी प्रक्रम कहलाएगा। ठीक है, समतापी प्रक्रम। ठीक है, अच्छा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी काम हो, तापमान फिक्स है, तो हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कई बार पेपर में हिंदी वालों के लिए तो बड़ा आसान हो जाता है, हिंदी में केवल ये आता है कि समतापी प्रक्रम में क्या होता है, तो वहां पर लिखा मिलेगा समतापी प्रक्रम में तापमान समान रहता है। हिंदी वालों के लिए तो बड़ा आसान है। इंग्लिश वालों के लिए भी आसानी है। आइसोथर्मल, आपको पता थर्मल टेम्परेचर वगैरह को रिलेट करता है। आइसो का मतलब हमेशा सम ही होता है, समान ही होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जहां पे टेम्परेचर ना बदल रहा हो। अब देखो, ये एन और आर तो फिक्स था ही बेटा, टेम्परेचर को भी आपने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी कि एन आर टी इतनी वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। तो पीवी किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया, नियतांक के। ठीक है, तो पी भी हो गया कांस्टेंट के बराबर। तो पी, अगर बेटा मैं वी को नीचे लेके चला जाऊं तो पी और वी हो जाएंगे आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। अब बड़े ध्यान समझना, अब आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, जैसे आपने गुब्बारे में गैस भरी और आपने उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, कोई से हीट नहीं दे रही ना उसे हीट ले रहे, तो टेम्परेचर जो है मान लो कि कांस्टेंट है, जो गुब्बारे में गैस है उसका तापमान स्थिर है। अगर मान लो उसका टेम्परेचर गिरने लगे तो उसे हीट दे देंगे ताकि उसका तापमान उतना ही रहे, टेम्परेचर बढ़ने लगे तब हीट ले लेंगे। मतलब अपने आप से कुछ नहीं करना, अगर उसका टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तब हीट लेके या देकर उसका तापमान हमें फिक्स बनाए रखना है। अब मान लो कि टेम्परेचर मेरे पास एक गुब्बारे में गैस है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिक्स उसका तापमान है। अगर बेटा मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम में उल्टा रिलेशन होगा। चलो चेक करके देखते हैं। मेरे पास एक गुब्बारे में गैस है, इसका टेम्परेचर मैं चेंज नहीं कर रहा, अगर मैं इस गुब्बारे में प्रेशर लगाऊंगा, इसे मैं दबाऊंगा तो क्या इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर प्रेशर कम कर दूं तुरंत गुब्बारा वापस फूल जाएगा, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तापमान ना बदलें, तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घटता है और प्रेशर घटने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसे हम बायल का नियम कहते हैं। तो पेपर में आता है क्वेश्चन कि बायल का नियम हमें क्या बताता है, तो वहां पे एक स्टेटमेंट लिखी होगी कि बायल का नियम हमें ये बताता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर तापमान कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम एट, ये पूरा लिख लो चलो, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, according to Boyle's law, at constant temperature, at constant temperature, pressure and volume are inversely proportional to each other. According to Boyle's law, at constant temperature,
प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समत कुमार राउत कह रहे हैं, मैं सर मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, आपको थैंक्स बोलने आया हूँ। ओके, थैंक यू। योगेश कह रहे हैं सर मैं आज पहली बार लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूँ, आज तक की सारी क्लास लगा ली है मैं सर, सच में बहुत चौड़ा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में हम, बायल के नियम के अनुसार, बायल के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर दाब और आयतन, दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बायल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो बायल के नियम समझ में आ गया। अब याद रखना, जब बायल के नियम की बात करेगा तो ये सब जरूर देखना कि कांस्टेंट टेम्परेचर, कि अगर तापमान कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर ना बदल रहा हो तो फिर प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घट जाता है, प्रेशर घटा देने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होंगे। एक ऑप्शन में खाली वो प्रोपोर्शनल लिख देगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती देखना है। कभी तुम समानुपाती वाले पे टिक लगा के आ जाओ, इनवर्सली यानी कि इसके बढ़ने से घटना, इसके घटने से बढ़ना। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक तो हमें क्या पता चल गया, दो बातें बचली कि अगर जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी प्रोसेस हम करेंगे, कोई भी हम काम करेंगे तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। और एक क्या पता चला, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन आता है, वो हमें बताया बायल साहब ने। अब आते हैं केस सेकंड पर। तो बेटा पी इक्वल टू क्या था, एनआरटी। तो मैंने आपको बताया कि एनआर तो हमेशा से कांस्टेंट है ही, ये तो फिक्स है। जब मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, क्या हुआ हमने देख लिया, बायल का नियम निकल के आया। अब हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, तो अगर हम प्रेशर दाब को कांस्टेंट कर दें, अगर हम दाब को नियत कर दें, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी काम होगा ना, उसे हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, उसे हम कहते हैं समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। तो प्रेशर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी काम होगा तो हम कहेंगे आइसोबैरिक समदाबी प्रक्रम कहेंगे हम, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा अब प्रेशर बेटा हमने कर दिया कांस्टेंट, एन आर तो हमेशा से कांस्टेंट है ही, तो वी और टी तो एक ही लाइन में आ जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती प्रोपोर्शनल होंगे। चलो चेक करके देखते हैं ऐसा है कि नहीं है। अब मैंने फिर से गुब्बारे में गैस भरी, हाथ में गुब्बारा पकड़ा, अब ना मुझे गुब्बारे को दबाना है ना फुलाना है, क्योंकि मुझे प्रेशर में कोई चेंज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, मैंने हाथ में ऐसे गुब्बारा ले रखा है, तो बेटा उस गुब्बारे के अंदर की जो गैसें हैं, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ जाए तो टेम्परेचर बढ़ने से गैसें एक्सपेंड करेंगी, फैलना चाहेंगी। जब वो फैलेंगे तो गुब्बारा भी फूल के उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ जाएगा क्या? और उन्हें गैसों को हम ठंडा कर दें, उनसे हीट खींच लें, तो गैसें ठंडी होकर सुकड़ने लगेंगी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कि बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम प्रेशर अपने आप से ना तो बढ़ाएं ना घटाएं, अगर हम खुद से कुछ ना करें तो भी टेम्परेचर बढ़ जाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम घट जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसे हम कहते हैं बेटा चार्ल्स लॉ। ये हमारा चार्ल्स का नियम है, ये एसएससी के पेपर में आया भी था अभी कुछ दिन पहले किसी एग्जाम में। तो हम कहते हैं चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम हमें क्या बता रहा है? चार्ल्स का नियम हमें ये कह रहा है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, अगर दाब नियत हो, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल समानुपाती होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट pressure, at constant pressure, volume and temperature are directly proportional to each other। हिंदी में कहेंगे, चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर
चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर स्थिर दाब पर आयतन और तापमान एक दूसरे के अनुक्रमणोपाती या समानुपाती होते हैं। अनुक्रमणोपाती समानुपाती की बात होता है, व्युत्क्रमणोपाती अलग चीज होता है, ऊपर नीचे वाला। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर आयतन और तापमान एक दूसरे के होते हैं समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं आप भाई? बायल का नियम क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर फिक्स हो, अगर टेम्परेचर को ना घटाया जाए ना बढ़ाया जाए, तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमणोपाती। चार्ल्स कह रहा है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर होंगे एक दूसरे के समानुपाती। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस 3 पे हमें पता है कि पीवी इजगल टू होता है एन आर टी, ठीक है। एन आर तो हमेशा से कांस्टेंट है ही। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो क्या निकल के आया? बायल का नियम हमने पढ़ लिया। तो हम क्या करो, पहले इस वाले कोने को पकड़ो, इधर वाले कोने को, राइट वाले कोने को पकड़ेंगे पहले। तो इधर पकड़ेंगे तो एबीसीडी में बी पहले आता है, यानी कि पहले बायल का नियम आ जाएगा। फिर इधर वाले कोने को पकड़ो तो फिर क्या आ जाएगा? बी के बाद आता है सी, चार्ल्स का नियम आ जाएगा। तो पहले इधर वाले को पकड़ते हैं बायल का नियम, फिर इधर आता है चार्ल्स का नियम। अगर मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट करूंगा। अगर हम वॉल्यूम आयतन को कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम आयतन को कांस्टेंट नियत कर दें, वॉल्यूम आयतन को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम कहते हैं होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस सम आयतनिक परक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस सम आयतनिक परक्रम। तो यानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी कि मैंने क्या किया, गैस को एक मान लो कि 5 लीटर के कुकर में भर दिया, तो कुकर की दीवारें फैलेंगे और सुखड़ेंगे तो है नहीं, वो तो एल्युमिनियम की चादर की होती है कुकर की दीवारें। अब मैं वॉल्यूम को अगर फिक्स कर दूं तो देखो क्या होगा। अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर देंगे तो पी और टी एक ही लाइन में आएगा, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर हो जाएंगे एक दूसरे के समानुपाती। इसे हम कहते हैं गे लुसेक लो, गे लुसेक्स लो, गे ल्यूसेक का नियम, गे ल्यूसेक का नियम, ठीक है। अब देखो, अब समझो, अरे बेटा हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया कि कुकर ले लिया मजबूत सी दीवार वाला, उसके अंदर गैस भर दी और उन्हें हमने हीट टेम्परेचर दिया, गर्मी दी। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जो अंदर की गैस है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब वो फैलना चाहेंगे, फैल तो पाएंगे नहीं, कुकर बहुत मजबूत है। तो क्या करेंगे, गैस के जो एटम होंगे कुकर के द्वारा पर टक्कर मारेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। जितने देर टेम्परेचर होगा उतने देर टक्कर मारे होंगे, तेजी से बमबारी कर रहे होंगे दीवारों पर कुकर की। तो यानी कि अगर वॉल्यूम फिक्स हो तो टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने से प्रेशर घटेगा। इसे कहते हैं गे लुसेक लो। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लो, अकॉर्डिंग टू दिस लो at constant volume, at constant volume, according to this law, according to this law, according to this law, at constant volume, at constant volume, pressure and temperature is directly proportional to each other, directly proportional, temperature and pressure are directly proportional to each other। हिंदी में लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है।
इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर दाब और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यहां तक किसी बच्चों को डाउट है तो मुझे बताओ एक बार। ठीक है, चलो अब इसमें जो इन सब का जो गुरु है, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब वो लिखेंगे। अब लिखेंगे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, रुदोष्म परक्रम। ठीक है, रुदोष्म परक्रम। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, पीओटी प्रोपोर्शनल नहीं है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो अंदर गैसें भरी हैं बर्तन के, वो टेम्परेचर बढ़ने से उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो प्रेशर ज्यादा टक्कर मारेंगे दीवारों पर, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपल लिखा था, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है ये। तो एडियाबैटिक प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीछे के 3 भूल भी जाओ तो इतना शायद खास फर्क ना पड़े, इसे भूल के तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, रुदोष्म परक्रम कहता है कि ऐसे प्रोसेस जिसमें ना तो वातावरण से हीट ली जाए ना वातावरण को हीट दी जाए, वस्तु का तापमान घट रहा हो बढ़ रहा हो, ना तो हीट लेके अपने टेम्परेचर को बढ़ाए ना हीट देकर अपने टेम्परेचर को घटाए, उष्मा का आदान प्रदान ना हो, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, निकाय और वातावरण के बीच में अगर उष्मा का आदान प्रदान ना हो रहा हो तो उसे बेटा हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम इन दिस प्रोसेस, exchange of heat between system and surroundings, between system and surroundings is zero. In this process exchange of heat between system and surroundings is zero. इस प्रक्रम में निकाय और वातावरण के बीच, इस प्रक्रम में निकाय और वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान, इस प्रक्रम में निकाय और वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। इस प्रक्रम में निकाय और वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। इन दिस प्रोसेस exchange of heat between system and surroundings is zero. इस प्रक्रम में निकाय वातावरण उष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। इसके एग्जाम्पल्स आप ज्यादा बड़े समझ पाओगे, उसका बड़ा फेमस एग्जाम्पल है थर्मस। आपको देखो, जो थर्मस में क्या होता है, आपने गर्म चाय रखी, वो चाय कुछ समय तक गर्म बनी रहती है, ठंडा पानी रखो ठंडा बना रहता है। क्यों? थर्मस में गर्म चाय गर्म क्यों है, ठंडा पानी ठंडा क्यों है? यानी कि थर्मस के अंदर जो चाय है वो चाय अपन हीट वातावरण को नहीं देती होगी। अगर वो हीट चाय वातावरण को तुरंत फेंक दे, ठंडी नहीं पड़ जाएगी। थर्मस में पानी ठंडा क्यों बना रहता है? कि वो वातावरण से हीट नहीं लेता होगा। तो अगर उष्मा ना तो वातावरण को दी जाए ना वातावरण को ली जाए, तो ऐसा प्रोसेस हमें बहुत बढ़िया एग्जांपल कहां देखने को मिल रहा है? थर्मस में। आपने ऐसे घर में मिल्टन वगैरह का कोई, आपने बोरोसिल का कोई थर्मस ले रखा है,
तो हमने देखा होगा कि हम उसमें चाय रखते हैं सर्दियों में ताकि चाय कुछ समय तक गर्म बनी रहे। तो चाय गर्म क्यों बनी रह रही है, पानी ठंडा क्यों रह रहा है, क्योंकि ना तो हीट ली जा रही ना दी जा रही है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास में थर्मस। थर्मस। इसके अलावा एक इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है बस्टिंग ऑफ टायर, टायर का फटना। भाई टायर जब चलता है सड़क पे तो उसके अंदर जो गैसें हैं वो जब लगातार टायर घूमेगा तो उसके अंदर की जो गैसें वो गर्म होकर एक्सपेंड होने लगती है, फैलने लगती हैं। क्यों एक्सपेंड होने लगती है? क्योंकि जो अंदर की जो गैसें हैं वो अपनी हीट वातावरण को दे नहीं पाती, क्योंकि बीच में है रबड़ की ट्यूब, रबड़ का टायर। तो रबड़ उस वक्त कुचालक है, इंसुलेटर है, तो रबड़ अपने अंदर से हीट को निकलने नहीं देता। तो अब अंदर जो गैसें अपनी हीट को जब वातावरण में नहीं देंगी, उनका अंदर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा तो गैसें एक्सपेंड होने लगेंगी, फैलने लगेंगी, और अपने फैलने से कई बार टायर को फाड़ भी देंगी। तो टायर का फटना भी इसी का एग्जांपल है। थर्मस हो, बस्टिंग ऑफ टायर हो, थर्मस हो, टायर का फटना हो, वो दोनों इसी के ही एग्जांपल हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका साउंड का प्रोपोगेट करना, साउंड का, आवाज का चलना। मान लो आप मेरे सामने खड़े हैं तो मैं कुछ कह रहा हूं, आप मुझे कुछ कह रहे हैं, तो ये साउंड जो हवा में चलता है एक से दूसरे के पास पहुंचता है। तो साउंड इतना फास्ट प्रोसेस है कि इस प्रोसेस में साउंड चलते समय या आते समय ना तो वातावरण से हीट लेता ना देता है। मेरी आवाज आप तक पहुंचती है तो सीधे बिना किसी एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। इस प्रोसेस में साउंड जब एयर से चल के आपके कान तक पहुंचेगा, ना तो एयर से हीट लेगा ना एयर को हीट देगा। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ध्वनि का संचरण। तो थर्मस हो, टायर का फटना हो, ध्वनि का चलना हो, ये सब एडियाबैटिक प्रोसेस के एग्जांपल हैं। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे यहां से अगर हमें क्वेश्चन देखें भी, सुनिए, ये क्वेश्चन करना, ये वाला, ये करो। रोहित कुमार, मोहम्मद तबरेज आलम, मनीषा का सब फास्ट आंसर आया। एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द सराउंडिंग्स। एक उष्मागतिक प्रक्रम जहां परिवेश के साथ कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो आपको पता है उसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल को भी रिवाइज कर लेते हैं। आइसोथर्मल में होता है जहां टेम्परेचर ना बदले, समतापी, हिंदी वालों को साफ साफ दिख रहा हो, जहां तापमान समान रहे। समदाबी जहां पे दाब ना बदले, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सम आयतनिक जहां पे आयतन ना बदले, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो ये देखो इंग्लिश वाले बच्चे फंस सकते हैं, आइसोकोरिक क्या होता है, हिंदी वाला नहीं फंसेगा। सम आयतनिक में जहां आयतन समान रहे, आइसोबैरिक। लेकिन वो कई बार इतना बड़ा गेम खेलता है, वो हिंदी वालों को और ज्यादा फंसा देता है। वो पेपर में बेटा कई बार ना जो हिंदी वाले बच्चे इनके इंग्लिश नाम भी लिखे ना, वो पेपर में कई बार ऐसा भी लिख देता है आइसोबैरिक, इसके इंग्लिश नाम को हिंदी में लिख देगा, क्योंकि वो चाहता है कि हिंदी वाले बच्चों को फायदा ना मिल जाए, समदाबी में देखते ना बता दें कि दाब समान रहता है। तो इस तरह की बदतमीजी भी कर देता है पेपर में, ठीक है। तो जना हीट ली जाए ना दी जाए, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। और आइसोथर्मल क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तापमान नहीं बदलना चाहिए, चाहे हीट लेनी पड़ जाए चाहे देनी पड़ जाए, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, वो आइसोथर्मल होते हैं। एडियाबैटिक में ही रहता है। आगे सारी बात छोटी छोटी सी चीजें समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसमें एक हम पढ़ेंगे क्लास में थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इसे हम कहते हैं तापीय प्रसार या तापीय विस्तार, ठीक है। तो हम कहते हैं बेटा
थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार या तापीय विस्तार। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास में 3 तरह के हमें थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने हैं। तो आज की क्लास हम 1-2 तो पढ़ ही लेते हैं। एक पहले लिखेंगे हम लीनियर एक्सपेंशन। अगर आपने लीनियर समझ लिया, बाकी दो तो फिर अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो हम कहते हैं रैखिक प्रसार। लीनियर एक्सपेंशन देखो, बेटा मेरे पास में एक ये मान लो कि कोई रोड है, कोई छड़ है, और इस मेटल की रोड की लंबाई है L, और इसे हमने कुछ हीट दी, और हीट देने से क्या हुआ, इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई। भाई हीट देने से चीजें एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं, तो इसकी लंबाई जो है वो बदल के हो गई L डैश। तो लंबाई में कितना चेंज हो गया, लंबाई में चेंज हो गया L डैश माइनस L के बराबर। अब जो भाई लंबाई में चेंज तो ऐसे निकालेंगे ना, फाइनल लंबाई में से इनिशियल लंबाई घटा दो, तो लंबाई में जो चेंज है वो आ गया L डैश माइनस L के बराबर। ठीक। अभी बेटा जो लंबाई में जो चेंज हुआ है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक तार था, वो फैल के उसकी कुछ लंबाई बढ़ गई, तो उसकी जो लंबाई में जो चेंज है, ये चेंज 2 सेंटीमीटर का होगा या 2 मिलीमीटर का होगा या 20 सेंटीमीटर का होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा आपको। सर जो ये एक्सपेंशन होगा इसमें वो 100% इस बात पे तो डिपेंड करेगा ही कि आप टेम्परेचर में कितना चेंज कर रहे हैं। पचला की लोहे की जो रोड थी आपके पास में, उसका टेम्परेचर था 25 और आप 28 डिग्री कर दोगे, तो क्या 25 से 28 करने पर रोड फैल जाएगी क्या? नहीं। तो एक तो तापमान में आप कितना ज्यादा चेंज करोगे, तो टेम्परेचर में जितना ज्यादा चेंज होगा, एक्सपेंड करने की, फैलने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। दूसरा आप कहोगे सर एक लंबाई में चेंज इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि शुरुआत में लंबाई कितनी है। भाई मान लो कि 20 किलोमीटर लंबा तार है, तो 20 किलोमीटर लंबा तार फैल के 20.5 किलोमीटर का हो सकता है या 21 किलोमीटर का हो सकता है, 1 किलोमीटर बढ़ जाए। लेकिन इतने सा तार हो, क्या वो फैल के 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा? नहीं। जितनी शुरुआत में लंबाई ज्यादा होगी, एक वो चीज इंपॉर्टेंट है, यानी ओरिजिनल लंबाई कितनी है, जितने ज्यादा ओरिजिनल लंबाई होगी तार की या रोड की, छड़ की, उतना ज्यादा फैल सकती है। तापमान में जितना ज्यादा चेंज करेंगे उतना। एक तीसरी चीज, एक्सपेंशन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपने तार लिया किसका, कॉपर का लिया कि एल्यूमिनियम का कि लोहे का, उसका मेटेरियल क्या है। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे सिंबल अल्फा। तो हमारे पास में किसी भी तार की लंबाई में जो चेंज होगा उसका फॉर्मूला होता है L अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे जो बेटा हमारे पास में L है, ये क्या ओरिजिनल लंबाई है तार की, ओरिजिनल लेंथ, वास्तविक लंबाई। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन कितना कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सपेंशन किस किस बात पर डिपेंड करेगा, ओरिजिनल लंबाई कितनी है, तापमान में चेंज कितना कर रहे हैं, और मेटेरियल कौन सा है। इसे अल्फा को हम बोलते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसे हम बोलते हैं तापीय प्रसार गुणांक। हम कहते हैं तापीय रेखीय प्रसार गुणांक, इसे हम कहते हैं रैखिक प्रसार गुणांक। रैखिक प्रसार गुणांक। और ये जो रैखिक प्रसार गुणांक है अल्फा, इसकी वैल्यू डिपेंड इस बात पे करते हैं कि आपने कौन सा मटेरियल ले रखा है। तो किसी तार की लंबाई में कितना चेंज होगा, उसकी ओरिजिनल लंबाई, उसका मटेरियल कौन सा है, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, रैखिक प्रसार गुणांक, इसकी वैल्यू मटेरियल पर डिपेंड करती है और तापमान में कितना चेंज कर रहे हैं। तो इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगी। अब अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे जो अल्फा लिखा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एक तो इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, वैल्यू डिपेंड ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, पदार्थ पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। वैल्यू डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि मटेरियल कौन सा लिया आपने, और इसके आपको एसआई यूनिट बतानी है। सामने इस फॉर्मूले की हेल्प से बताओ इसका एसआई मात्रक क्या बनेगा। एसआई यूनिट देखो बेटा, लंबाई को नापते हैं मीटर में, तो लंबाई में चेंज को भी तो मीटर में नापेंगे। भाई लंबाई 5 से हो गई 6, तो चेंज में तो कितना आया, 5 6 यानी कि 1 मीटर का। तो लंबाई मीटर में नाप रहे, तो लंबाई में चेंज मीटर में, तो मीटर से मीटर तो कट जाएगा। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, तो केल्विन जाएगा नीचे, तो इसकी यूनिट एसआई यूनिट बनेगी 1/केल्विन। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो 1/केल्विन है। ये ध्यान रखना, इसकी एसआई यूनिट आ जाती है और में 1/केल्विन। ठीक है, चलो बाकी हम कल कोशिश करेंगे
ये चैप्टर समाप्त करने की, मोस्ट प्रोबेबली कल ही खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, ठीक है। आज के इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।